1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो गया है। 2023 के बजट में हुए बदलाव ने करदाताओं का कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। टैक्स बचाने के गुणा गणित में करदाता उलझे हुए हैं। इस बार टैक्स बचाने की प्लानिंग कर व्यवस्था चुनने के साथ ही शुरू हो रही है। टैक्स सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग कदम से कदम मिलाकर चलें, इसके लिए अभी से ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, क्योंकि लास्ट मिनट पर टैक्स बचाने का चक्कर नुकसान करा सकता है। बजट में हुए बदलाव के बाद टैक्स प्लानिंग कैसे की जाए, आइए इस पर नजर डालते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट व्यवस्था बनाया गया है। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प मिलेगा, लेकिन आपको उसे चुनना होगा। वेतनभोगी व्यक्तियों को कर व्यवस्था चुनने के लिए ईमेल आने लगे होंगे, ताकि नियोक्ता यानी कंपनी उचित टीडीएस काट सके। बजट में नई व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद इनमें सेविंग बढ़ गई है। टैक्स जानकारों का मानना है कि सालाना कमाई अगर 10 लाख रुपए तक है तो नई कर व्यवस्था चुनना बेहतर रहेगा। साथ ही अगर टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड जैसा निवेश नहीं किया है और ना ही लोन ले रखा है तो नई व्यवस्था ही बेहतर रहेगी। जो करदाता छूट एवं कटौती का फायदा ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उनके लिए पुरानी कर व्यवस्था फायदेमंद हो सकती है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आप नई और पुरानी व्यवस्था में अपने टैक्स की गणना करके सही कर व्यवस्था चुन सकते हैं। सालाना इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो भी नई व्यवस्था फायदेमंद है, क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स सेविंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन निवेश टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल गोल के आधार पर करना चाहिए। निवेश के विकल्प चुनने में एसेट एलोकेशन की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इससे कर देनदारी घटाने के साथ निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल किया जा सकता है। काफ़ी सर्वे के हिसाब से माना गया है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे जो रिटर्न बनता है वो तकरीबन 80% तय होता है आपका एसेट एलोकेशन कैसा है, नहीं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप फिनेंशियल प्लानिंग और उसमें उसके हिसाब से आपके गोल्स और गोल्स के हिसाब से आपको कितना निवेश करना चाहिए, कौन से एसेट क्लास में, इक्विटी, डेट, गोल्ड, फॉरेन इक्विटी, और उसके हिसाब से सोचिए कि आपको अभी कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए और कितने प्रोडक्ट में कौन सा कितना परसेंटेज इन्वेस्ट होना चाहिए। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका एसेट एलोकेशन और टैक्स प्लानिंग हैंड इन हैंड जाएगा और आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आपका कोई गोल 5, 7, 10 साल दूर है तो उसमें मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पर आप अभी ये समझ रहे हैं क्योंकि पीपीएफ और ईपीएफ आपके लॉक इन ज़्यादा लंबा है, तो आपको ऐसे कोई जो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल है उसके लिए यह प्रोडक्ट में निवेश नहीं करना चाहिए। भले उसमें भी टैक्स बच रहा है और ईएलएसएफ में भी बच रहा है, पर आपका कोई गोल है जो 5-7 साल के लिए है, उसके लिए आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम देख सकते हो। तो ये हिसाब से तय करें कि मुझे ये चीज़ का कैसे यूज़ करना है। जो आपको फ़ंड मिलेंगे 5, 7, 10 साल के बाद, उसकी किस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है, पहले वो डिसाइड करें और फिर सोचें कि इसके लिए मुझे ये टाइम होराइजन के लिए कौन सा प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए। तो हमेशा आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से चले, नहीं कि सिर्फ आप सोचें कि इसमें आपको टैक्स की मदद हो रही है इसलिए आप इन्वेस्ट कर दें। नई कर व्यवस्था में टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको वित्तीय सुरक्षा और वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए। लेकिन अगर आप पुरानी व्यवस्था चुनते हैं तो टैक्स बचाने के लिए निवेश का सहारा लेना होगा। अब बात आती है कि निवेश कहाँ करें कि टैक्स भी बचे और भविष्य की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। सबसे पहले बात पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब पीपीएफ की। पीपीएफ में निवेश पर मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री है और इसमें जोखिम न के बराबर है। पीपीएफ में अभी 7.1% का सालाना ब्याज है। पुरानी कर व्यवस्था में पीपीएफ में निवेश पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। इसी तरह इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस में पैसा इक्विटी आधारित प्रोडक्ट में लगता है, इसलिए लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद की जाती है। टैक्स बचाने के साथ ज्यादा रिटर्न पाने के लिए ये अच्छा विकल्प है। ध्यान रखें कि ईएलएसएस में फिक्स नहीं बल्कि बाजार के हिसाब से रिटर्न मिलता है। इसमें 3 साल का लॉक इन है, जो दूसरे टैक्स बचाने वाले विकल्पों की तुलना में सबसे कम है। टैक्स बचाने और बुढ़ापे के लिए पूंजी जोड़ने दोनों के लिहाज से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक अच्छा विकल्प है।
इसमें निवेश करने पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है, जो 80C के 1.5 लाख रुपए के डिडक्शन के ऊपर है। अगर आप नई कर व्यवस्था चुनते हैं तो 50,000 रुपए का अतिरिक्त डिडक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि रिटायरमेंट के लिए अच्छा पैसा जोड़ सकते हैं। जब बात आती है रिटर्न की, तो हमेशा ये भी देखिए कि इसमें टैक्स कितना एप्लीकेबल है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न देखिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट आपको 10% रिटर्न दे रहा है और उसमें अगर 30% का टैक्स लगता है, तो आपके हाथ में सिर्फ 7% ही बचेगा। 10% में से 30% टैक्स में चला जाएगा। सामने कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको 9% रिटर्न ही मिल रहा है, पर उसके ऊपर 10% टैक्स ही लगता है, तो आपका सिर्फ 0.90% टैक्स में जाएगा, तो तकरीबन आपके हाथ में 8.1% बचेगा। माना जाता है कि डेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पर जितने भी डेट टैक्स सेविंग के लिए यूज़ होते हैं, वो आपका EPF हो, आपका PPF हो, आपका NPS हो, ये सभी भी लंबे लॉक इन वाले प्रोडक्ट है। तो आपके जो वो हिसाब से आपके गोल को आप उससे मैप करें, तो आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और जैसे हम लोगों ने बात की, टैक्स सेविंग को हमेशा आप एक बाय प्रोडक्ट की तरह देखें और नहीं कि मेन प्रोडक्ट की तरह। आप पुरानी कर व्यवस्था चुने या फिर नई, वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। पुरानी कर व्यवस्था में इस पर सेक्शन 80C और 80D के तहत डिडक्शन मिलता है। मुश्किल वक्त में ये दोनों चीज़ें काम आएंगी। ध्यान रहे कि PPF में जमा पैसों को मैच्योरिटी या रिटायरमेंट से पहले ना निकालें। सेक्शन 80C में कई ऐसे खर्चे भी हैं जो टैक्स बचाते हैं। इनमें बच्चों की पढ़ाई की फीस, होम लोन के मूलधन की अदायगी, नई प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज शामिल हैं। इसके अलावा EPF में आपके हिस्से का कंट्रीब्यूशन भी है। इन चीज़ों से अगर 80C की लिमिट पूरी हो जाती है तो इसके तहत और कहीं निवेश नहीं करें।